हेलो बच्चों, नमस्ते। तो कैसे हो तुम लोग? मज़ा में? तो देखो, आज हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 10th के लेक्चर नंबर नहीं, ये चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपका वास्तविक संख्या और बहुपद खत्म हो गया। अच्छा, हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, जो आपका बहुपद का 4 से 5 लेक्चर है, वही आई थिंक 6 लेक्चर होगा, उसको बीच में थोड़ा बहुत जहाँ पे कट हो सकता है वीडियो, उसको कट करके एक वीडियो में कर दे, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो, वो वन शॉट बन जाएगा, ताकि मतलब आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं। अगर मे भी पॉसिबल हो जाए तो ऐसा हम अपलोड कर देंगे, वरना आप वो भी दे सकते हैं। कम 18 से 20 सेकेंड एवरेज टाइमिंग है हर वीडियो का। और उसके बाद हम लोग इंट्रो कौशल और हमने जिसमें एक में आए थे, एक फ्रेम में जिसमें आए थे, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स कल अपलोड हो जाएगा। ठीक, वास्तविक संख्या का 30 से 35 हर चैप्टर से, जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें 50 भी पहुंच सकता है, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव से मैं वो जो लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव सीरीज वाला, उस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैथ में डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, मतलब सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ जाए, ऐसा नहीं। उस कंसेप्ट से, उस वीडियो में जितना कंसेप्ट डिस्कस होगा ऑब्जेक्टिव के बारे में, उससे एक भी कंसेप्ट आपके बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये मैं मेरे खुद पे भरोसा है, मेरा कंटेंट पे भरोसा है, वो मैं श्योर होकर बोलता हूँ, उस वीडियो से एक भी कंसेप्ट आपके ऑब्जेक्टिव में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं श्योर होकर बोलता हूँ। ठीक है, वो 30 से 35 हर मतलब चैप्टर का वेटेज होगा। जो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे त्रिकोणमिति वगैरह, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति वगैरह, उससे थोड़ा सा वीडियो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा होगा, और कुछ नहीं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हम लोग का टॉपिक है, यानी चैप्टर है, नया चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले समझो, समीकरण तो पता होगा यार। समीकरण मतलब जहाँ पे तुमको बराबर साइन दिख जाए वो समीकरण होता है, और कुछ भी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, x + y बराबर मान लो 0 है। ठीक है, तो ये एक समीकरण है। ठीक है, और बहुत डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वो हम अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो है शॉर्ट सीरीज। हाँ, और रैखिक, देखो रैखिक से तुम लोग परिचय हो गया होगा द्विघात बहुपद में। हम लोग ने बताया था वहाँ पे कि आपका द्विघात बहुपद जो होता है बहुत टाइप के होता है, तो उसमें जो घात के आधार पे जो होगा वो रैखिक बहुपद मैंने बोला था। रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड समीकरण था वो ax + b टाइप का था, यानी जो चर का घात होगा किसी समीकरण में चर का घात जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। इतना तक समझ आ गया? अच्छा, दो चर कहने का क्या मतलब है? मतलब उसमें दो चर यूज होगा। क्या इतना बात समझ आ गया? दो चर यूज होगा तो उसको, यानी रैखिक समीकरण क्या हो गया, जिस समीकरण में चर का घात 1 हो। उसके बाद दो चर में कहने का मतलब क्या होगा, दो चर कहने का मतलब ये हो गया उसमें जो चर यूज होगा वो दो प्रकार के चर यूज होगा, दो अलग अलग प्रकार के चर यूज होगा। मान लो एक x हो गया, एक y हो गया, तो ये एक उस समीकरण में चर होगा। अब समझो, एक मानक समीकरण इसका क्या हो सकता था? अगर मैं पूछूं तुमसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे, उसका स्टैंडर्ड रूप क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ax + b = 0। सर ये रैखिक समीकरण है? हाँ बिल्कुल है। जिसमें बराबर में कुछ ना कुछ लिखा हो उसको बोलता है रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ ये तो रैखिक समीकरण हो गया। अब कितना चर है इसमें, तो एक चर है, बाकी a और b क्या है, ये अचर है। क्या चीज़ है, अचर है, और एक चर हुआ, तो इसको बोलेंगे क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बात समझ आ रहा? यहीं पे अगर मान लो मैंने लिख दिया ax + का by + का c = 0, अगर मैंने ये लिख दिया, और a b c जो होगा वो अचर है, तो बताइए सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इसको ढक दूँ तो ये एक बहुपद है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो बहुपद अगर है तो इसका घात कितना है, बताओ जल्दी से बताओ, तो घात कितना है इस बहुपद का? सर एक घात है। हाँ बिल्कुल घात है। क्यों एक घात क्यों है? क्योंकि ये जो इसमें जो चर यूज हुआ है उसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। तो अगर मैं बराबर में कुछ लिख दिया तो ये कितना हो गया,
जीरो, एक समीकरण बन गया सर। तो इसमें कितना चर यूज हुआ? 2 चर यूज हुआ। तो इसमें इसको बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या इतना बात पता हो गया आपको? अरे हाँ यार, पता नहीं हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। सर एक एग्जाम्पल दे दो। मान लेते हैं 2x प्लस का 4y प्लस का c इक्वल्स टू 0 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। क्या बताओ इसमें क्या कितना चर है? तो सर 2 चर है, x और y। इतना बात समझ आ रहा है? और चर का घात कितना कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ 2z² प्लस का 5z प्लस का 5z प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये कौन सा समीकरण है? पहले बताओ ये कौन सा समीकरण हो जाए? क्या ये रैखिक समीकरण है? हाँ या ना? सोच के बताओ। सर नहीं सर, रैखिक समीकरण तो नहीं है, पहला बात, क्योंकि इस समीकरण का घात कितना हो गया? 2 हो गया। तो सर रैखिक समीकरण तो नहीं है। क्या 2 चर वाले समीकरण है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें z ही सिर्फ यूज हुआ है, z के अलावा कोई भी चीज़ यूज ना हुआ। इतना बात समझ आ गया? आई होप समझ आया होगा। देखो, अगर समझ आ गया हो तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग पहले मानक समीकरण लिखते हैं। मानक समीकरण क्या होगा? तो इसका जो मानक समीकरण होगा, मानक को बोलते हैं जनरल, या फिर जनरल लिखो या फिर क्या बोलते हैं इसको, अरे भाई जनरल या फिर स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड। तो इसका स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका मानक समीकरण होता है। a b c क्या है? अचर। समझ आ गया? अरे आया कि नहीं? कहाँ देख रहे हो भाई? वहाँ देख, देख रहे हो ना? वहाँ देख। तो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। a b और c क्या है? अचर है। तो ये कहलाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण। क्या बात समझ आया? हाँ सर, आ गया, इतना तो आ गया। अब देखो, सबसे पहले इसमें तुम्हारा जो परिचय होगा ना, एक अलग दुनिया से होगा। एक अलग दुनिया, उसको बोलते हैं ग्राफ। उस दुनिया का क्या नाम है? ग्राफ। थोड़ा बहुत अगर 9th 10th में पढ़े होगे थोड़ा बहुत ग्राफ, तो अगर पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले सीखो, मैंने बताया था बहुपद में कि द्विघात बहुपद का, यानी 2 घात वाले बहुपद जो होगा उसका ग्राफ जो होता है वो परवलय आकार होता है। उसका ग्राफ का शेप कैसा होता है? आकार कैसा होता है? परवलय आकार का होता है, जैसे यू शेप का जिसको बोलते हैं। अगर एक शेप, मतलब अगर आपका रैखिक बहुपद हो तो इसका ग्राफ का जो शेप बनेगा, अभी ग्राफ क्या होता है वो बता रहा हूँ। ग्राफ का जो शेप बनेगा वो हमेशा एक सीधा रेखा होगा। कैसा होगा? बताओ जल्दी, कैसा होगा? सीधा रेखा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब ग्राफ सीखने के लिए देखो ग्राफ क्या होता है और ग्राफ कैसे बनाया जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड। तो देखो, सबसे पहले आपके पास देखो कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी बिंदु है। ठीक है, मैथ में क्या होता है, आपको एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को एक मतलब समतल में दर्शाना होता है। समतल में मान लो हमको लिखना है। मान लेते हैं हम लोग 3,4 एक बिंदु है। ठीक है, अब तुमको ये सारा डिटेल्स निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ाएंगे उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे। बाकी ये सोचो, मान लो तुमको अगर 3 और 4 को लोकेट करना है, पहले तो वो छोड़ो, पहले ये जो है ना, ये जो भी एक तल है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्तीय तल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या करते हैं, एक लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, या फिर इसको भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, और या फिर इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो एक भुज यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस बैंक सुने होंगे तुम लोग। हाँ, तो इस प्लेन, एक प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस से जो भी तल होगा वो 4 भाग में बांटा जाएगा।
अरे यार, 2 लाइन से अगर मैं 2 लाइन को ऐसे खींचूँ परपेंडिकुलर यानी लंबवत खींचूँ तो ये 4 बराबर भाग में बांट जाएगा कि नहीं? ये सर बांट जाएगा। तो पहला जो होगा, मान लो पहला जो तल होगा इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको दूसरा, इसको तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। यहाँ तक समझ आ रहा? अब इसमें कुछ ना मतलब जैसे समझो, अगर तुम्हारे घर में आया ना कोई तो उसका कुछ रूल होता है भाई। तुम्हारे घर का कुछ रूल होगा कि मेरे घर में भगवान जी रहते हैं तो आप प्लीज़ रूम में जब भी प्रवेश करो तो चप्पल खोल के प्रवेश करो, ठीक है? तो इस पर यहाँ भी ये एक घर है, 4 घर हो गए, 4 घर का अलग अलग रूल है और इसका जो रूल चलता है ना वो चिन्ह के अनुसार चलता है। कैसे? साइन के अनुसार चलता है। ये वाला घर, फर्स्ट घर जो है वो बोलता है हम जो भी बिंदु लेंगे उसको मैं, वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? प्लस प्लस होना चाहिए। इतना बात समझ आ रहा? और ये घर वाला बोलता है कि नहीं, इसमें जो मेरे में जो घर में आएगा उसको तो एक को माइनस लेंगे, एक को प्लस लेंगे। क्या इसको? एक को माइनस, एक को प्लस। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि पहले मैं माइनस लूँगा उसके बाद प्लस लूँगा। अगर कोई बच्चा ये लिख दे कि पहले मैं प्लस लूँगा उसके बाद माइनस लिखूँगा तो ये इस घर का रूल नहीं है, ये इस घर का रूल नहीं है। इस घर में कहता है पहले मैं माइनस को ही लूँगा उसके बाद किसके लूँगा? प्लस वाले को। ये बोलता है कि नहीं, दोनों को माइनस माइनस आने दो। और फिर ये बोलता है कि नहीं, इसको मैं पहले प्लस लूँगा उसके बाद माइनस लूँगा। यानी इस मतलब प्रथम यानी इसके कहने का मतलब हुआ प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा उसमें सारा दोनों बिंदु क्या होगा? प्लस प्लस। दूसरा में क्या होगा? माइनस प्लस। तीसरा में दोनों माइनस। चौथा में प्लस माइनस। तो अगर पूछा जाए चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? प्लस और माइनस। समझो, अगर याद ना रहे, वैसे याद ही होगा, अक्सर सबको याद ही रहता है। अगर याद ना हो, देखो हमेशा ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर का साइन प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है बताओ? एक्स एक्सिस से ऊपर का साइन प्लस लिया जाता है। तो ये हमेशा ऊपर में जो भी साइन आएगा प्लस आएगा, ठीक है? और नीचे क्या लिया जाता है? माइनस। और एक्स एक्सिस से दाएं साइड हमेशा प्लस लिया जाता है, बाएं साइड माइनस। सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला? वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस देखो 2 लाइन है, तो वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो वाई एक्सिस से ऊपर जो भी बिंदु आएगा वो क्या कहलाएगा? वो पहले प्लस होगा और नीचे होगा तो वो माइनस में। अब एक्स एक्सिस आओ तो एक्स एक्सिस से, अच्छा सॉरी, एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी बिंदु आएगा उसको क्या बोलेंगे? वो प्लस में आएगा। और एक्स एक्सिस से नीचे जो भी बिंदु आएगा वो माइनस में। वाई एक्सिस से दायां साइड यानी दायां साइड जो भी बिंदु आएगा वो आएगा प्लस में और बायां साइड आएगा वो माइनस में। तुम लोग फिजिक्स में ही पढ़े होगे प्रकाश चैप्टर में, खैर कोई बात नहीं। अब समझो, कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये सब रूल होता है भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि तुम ही बोले सर आप ही ऐसा करें। ना, मैंने नहीं किया ये सब, वो सब पता नहीं कौन बना दिया। रेने देकार्ते कुछ साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था, वो बना ये सब, कोई बात नहीं। तो जो भी बिंदु, मान लो ए कोई बिंदु है, इसको जो बोलते हैं, इसको एक्स और वाई यानी पहला जो भी बिंदु होगा, पहला निर्देशांक कैसा का होगा? एक्स का होगा, दूसरा क्या होगा? वाई का। तो बताओ, अब ये ऊपर हम चलते हैं तो वाई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कोई भी बिंदु, अब मान लो ए बिंदु है, इसका निर्देशांक 3,2 है, मान के चलो, ठीक है? तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसको कैसे लिखोगे? मतलब इसका चिन्ह कैसे लिखोगे? तो बताओ, वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वाई एक्स क्या होगा? इसका वाई निर्देशांक पॉजिटिव। और बताओ, ये वाई एक्स से दायां साइड है कि नहीं? दायां साइड है तो क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव। क्या बात समझ आ रहा है? अगर ये बात नहीं समझ आए तो खुद रट लेगो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। यहाँ तक ठीक है? आई होप समझ आ रहा होगा, मैं बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर कोई उतारना चाह रहे हो तो उतार लो। उतार लिया? स्क्रीनशॉट कर लिया कि नहीं? हाँ कर लिए सर। देखो, अब दूसरा चीज़ ये सीखो, अच्छा ये जो बीच वाला जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कट करता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु।
तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है हमेशा 0,0, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो गया 0, एक्स एक्सिस भी 0 है, यहाँ वाई एक्सिस भी 0। यहाँ तक समझ आया? यस सर आ गया। उसके बाद अच्छा मैं ग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस ग्राफ से आपका 5 नंबर बोर्ड में फिक्स है इस चैप्टर से, इसलिए ग्राफ इम्पोर्टेंट है, ग्राफ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर इतना समझ आ गया होगा पॉइंट का निर्देशांक। अब समझो किसी पॉइंट को हम लोग मतलब कार्तीय तल में दर्शाएंगे कैसे, वो सीखो। तो मान लो हमको एक मिनट मान लो ये करते थे इसको x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ये नीचे वाला हमेशा क्या होगा नेगेटिव, ऊपर वाला मतलब हम डिनोट करें ये एक पॉइंट है। अब ये जो x एक्सिस है ना, ये एक संख्या रेखा बस और कुछ भी नहीं। क्या है? संख्या रेखा। अब बता ओरिजिन है, ओरिजिन से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते करते जाएगा। और इसके बीच वास्तविक संख्या लिखा हुआ, संख्या रेखा पे हमेशा वास्तविक संख्या होता है, तो 1 और 2 के बीच में भी संख्या बहुत सारा लिखा हुआ। इधर क्या हो गया? -1। अब माइनस क्यों लगा रहे बताओ तो, जल्दी बताओ माइनस क्यों लगा रहे? माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि हमेशा वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस का यानी नेगेटिव होगा। तो ये -3। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1 -2 -3। यहाँ तक आ रहा। अगर तुमको बोले तुम दर्शाओ कार्तीय तल में 4, -5 को दिखाओ, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि साइन, ये प्लस है उसके बाद माइनस। तो बताओ पहले प्लस उसके बाद माइनस को लेने वाला कौन सा घर था? तो सर चौथा घर था। तुम देखोगे कैसे कि पहले प्लस, तो पहले प्लस यानी एक्स एक्सिस होगा, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला क्या होगा? ये एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस प्लस कहाँ पे है? सर यहाँ पे है, इधर होगा, इधर तो नहीं होगा, इधर होगा। और वाई एक्स निगेटिव के नीचे है। अब तुम दर्शाओगे कैसे? तो 4, पहले 4 देखो, यहाँ पे 4 ढूंढो, तो ये 4 मिल गया सर। तो इसके नीचे एक लाइन खींचो, सीधे रेखा खींच दिया सर। उसके बाद -5 ढूंढो, तो -5 कहीं पे यहाँ आएगा, ये -4 हो गया, -5। तो -5 पे ये सीधा रेखा ढूंढो। अब जहाँ पे ये कट किया, जहाँ पे दोनों रेखा कट किया, तो इसी को बोलते हैं ये 4, -5। आई होप दर्शाना सीख गए होगा। तुम लोग एक चीज़ और दर्शाओ, मान लो 3, -2, -3। सबसे पहले कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? सर तीसरा चतुर्थांश में। अगर नहीं भी तुम चतुर्थांश नहीं भी समझ आ रहा, लेकिन पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में कौन सा चतुर्थांश में, तो ये माइनस कौन सा घर है? तो सर ये तीसरा वाला घर है, तीसरा घर। तो बताओ अब -2 क्या होगा? ये वाला -2 कौन सा है? ये एक्स एक्सिस। ये वाला +3 क्या है? सर वाई एक्सिस। ठीक है, तो -2 ढूंढो, -2 ये है, ये एक सीधा लाइन खींचो, -3 पे सीधा लाइन खींचो, तो ये -3 पे सीधा लाइन। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? -2, -3। क्या इतना समझ आ रहा? सर आ रहा। तो तुम मेरे को दर्शा के दिखाओ 0,5, जल्दी दर्शा के दिखाओ 0,5। अब 0 कहाँ है? सर यहाँ एक्स एक्सिस 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये वाला लाइन खींच दिए। अच्छा ये हमेशा ऐसे लाइन खींचते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस पे ऊपर वाला लाइन खींचते हैं, ये वाला लाइन। सर यही लाइन होगा 0 लाइन कौन सा होगा? ये लाइन। अब वाई एक्सिस पे 5 दिखाओ, वाई एक्सिस पे 5 तो ऊपर आएगा ना, समझो वाई एक्सिस पे 5 ऊपर आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ कट कर रहा है? यहीं कट कर। तो ये हो गया 0,5। तुम वैसे भी समझ सकते हो यार, हमको एक्स एक्सिस पे 0 लाना है और हमको ये 5 मतलब वाई एक्सिस पे 5 सीढ़ी चढ़ना है, यानी एक्स एक्सिस पे 1 सीढ़ी भी आगे पीछे नहीं होना, और वाई एक्सिस पे कितना सीढ़ी आगे जाना? 5 सीढ़ी आगे जाना। तो ऊपर ही 5 सीढ़ी प्लस में है तो ऊपर ही सीढ़ी जाएगा ना? यस नो? हाँ सर जाएगा। तो तुम ऐसे में दर्शा दो 5,0 क्या होगा? 5,0 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में 5 सीढ़ी दाएं तरफ, यानी प्लस है तो दाएं तरफ, और वाई एक्सिस में कितना तरफ? 0 एक्सिस, यानी थोड़ा सी ऊपर नीचे नहीं जाना। तो 5 सीढ़ी सिर्फ हमको एक्स एक्सिस पे बाएं तरफ जाना, तो यहाँ कहीं 5 होगा। तो ये बिंदु जो भी होगा ये 5,0 होगा।
आई होप पॉइंट को दर्शाना आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, मान लो 2 पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ तक ठीक है सर? ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है ना, मान लो इस पॉइंट को हमने एक सीधा रेखा से कट करवा दिया। मान लो एक पॉइंट ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ तक ठीक है। इस दोनों पॉइंट को एक सीधी रेखा से जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। अब जो ये सीधा रेखा आया है ना इस पॉइंट के लिए, तो ये एक आकृति बना कि नहीं? हाँ सर बना। अब इस दोनों पॉइंट को हम मेरा मन होगा ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सीधा रेखा भी जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे भी जोड़ सकते हैं। कैसे भी जोड़ सकते हैं भाई, किसी भी आकृति में जोड़ सकते हैं। तो जो ये कोई भी आकृति बन रहा है ना, पॉइंट को मिला के कोई भी आकृति जो बन रहा है ना, इसी आकृति को बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ। हाँ ध्यान दो, हमने क्या बोला, किसी कार्तीय तल में 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति है, उसी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफ बोलते हैं। अब समझो ये आकृति कैसा होगा, ये डिपेंड करता है वो जो पॉइंट निकाला गया है, वो पॉइंट किस समीकरण से निकाला गया है, किस इक्वेशन से निकाला गया है। क्या इतना समझ आ गया? आया होगा, अगर नहीं आएगा तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आज यहीं तक, कल हम लोग ग्राफ पूरा डिटेल्स में सीखने वाले हैं। आज बेसिक हो गया इस चैप्टर का और ग्राफ का, कल हम लोग पूरा ग्राफ सीख लेंगे और आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा आराम से। 5 क्या मैं बोलूँ तो 10 नंबर भी, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में यही पढ़ना पड़ेगा तुमको, वहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कम समझ आए तो अगले लेक्चर में अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।